रामपुर से हमारे सहयोगी पंकज झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रामपुर का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। दिल्ली के मस्जिद के इमाम को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है, चुनावी मैदान में उतारा है, और आजम खान इसके पक्ष में नहीं थे। अखिलेश यादव वहां प्रचार के लिए नहीं गए। पंकज, क्या समीकरण इस बार नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं तो अभी रामपुर में एक बूथ पर खड़ा हूं और 7 बजे से यहां पोलिंग शुरू हो गई। लेकिन दिलचस्प मुकाबला है, और दिलचस्प मुकाबला इसीलिए भी है कि आजम खान जेल में बंद हैं और आजम खान की गैर मौजूदगी में यहां चुनाव हो रहा है। और सबसे हैरानी की जो बात है और बड़ी बात यह है कि आजम खान के विरोध के बावजूद, यानी उनके पसंद के आदमी को समाजवादी पार्टी ने यहां से उम्मीदवार नहीं दिया। वो जो मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी हैं, उनको उतारा गया है। आजम खान के समर्थक भी विरोध कर रहे हैं, उनका खुले तौर पर तो नहीं, उनके साथ नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने यहां चुनाव प्रचार भी नहीं किया, बगल की मुरादाबाद सीट पर वो वोट मांगने आए थे। इसीलिए देखना होगा ये। और बीएसपी का भी यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार है, तो क्या मुस्लिम वोटों के बंटवारे का फायदा यहां बीजेपी को होगा रामपुर में? हालांकि पिछली बार बाईपोल में बीजेपी की जीत हुई थी, यहां 50% से अधिक मुस्लिम है, इसीलिए बीजेपी के लिए हमेशा से ये सीट मुश्किल वाली रही है। इसके बाद सीधे हम आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं कोयम्बटूर, एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। के अन्नामलाई ने चीजों को बदला है, ऐसा कहा जाता है। के अन्नामलाई की एक हवा वहां पर है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन के अन्नामलाई को कितनी चुनौती मिल रही है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि खाता तो वो खोल रहे हैं, लेकिन कैसे? मैं सीधे चलूंगा। यहां पर मेरे साथ है कुमार कुंदन, जिन्होंने के अन्नामलाई का इंटरव्यू लिया था। कुमार, रविशंकर हमारे साथ है कूच बिहार से। कुमार का सिग्नल टूट गया है, लेकिन जनता का सिग्नल नहीं टूटना चाहिए वहां पर। सीधे मैं चलूंगा, रविशंकर मेरे साथ है। रविशंकर, कूच बिहार से आप मौजूद हैं। जमकर कैंपेनिंग की, दीदी ने कैंपेनिंग की, और हमने देखा कि परसों बंगाल में क्या हुआ हम सब जानते हैं। अभी क्या हालात है वहां पर, और अभी लोगों का जोश कैसा है? ऐसा संगे কথা বলবার চেষ্টা थोड़ी सी दिक्कत है रवि, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको दुरुस्त करा लेते हैं। समीर चौगावकर जी, पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर रामनवमी के दौरान हिंसा हुई, और यह भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता नजर आया। इसके अलावा संदेश खाली मुद्दे का कितना असर पश्चिम बंगाल में चुनावों पर इस बार आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे ज़्यादा फोकस इस बार रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, उन्होंने 3 राज्यों को बहुत ज़्यादा फोकस किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल एक प्रमुखता से था, महाराष्ट्र रहा और तमिलनाडु पर उन्हें काफ़ी फोकस था, और उसके साथ केरल भी रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का इस बार योजना है कि 2019 में उन्हें जो 18 सीटें मिली थी, उससे बढ़ाकर सबसे बड़ा दल बनने के लिए ममता बनर्जी को सेकंड नंबर पर लाने का है। 25 सीटों का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चल रही थी। चुनाव के पहले संदेश काल की घटना ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार उपलब्ध करा दिया था ममता बनर्जी को लेकर। और मुझे लग रहा है कि बंगाल का चुनाव इस बार ध्रुवीकरण पर होने वाला है पूरा, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सीए लागू किया है, उसका भी एक बड़ा फायदा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि 18 सीटों का जो बेंचमार्क सेट किया था पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने, उससे आगे बढ़ सकती है? उस बेंचमार्क को भी तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से 25 सीटों पर बंगाल के अंदर जीत सकती है। अगर 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में आती है, तो मुझे लगता है अब ये तो खैर पता लगेगा होगा क्या। लेकिन मेरे साथ इस वक्त कुमार कुंदन जुड़ चुके। कुमार, बड़ी जबरदस्त अन्नामलाई ने वहां पर कैंपेनिंग की, आपने खुद उनका इंटरव्यू किया। अभी अगर ये बात की जाए इंथुजियाज्म, यूफोरिया, अगर वोटर्स की बात की जाए, तो क्या हाल है वहां पर? देखिए, जैसा कि गर्मी की आप बात कर रहे थे, नागपुर में पिछली बार काफी गर्मी की वजह से वोट परसेंटेज कम हुआ था, वही हालत यहां भी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि कई सारे लोग लाइन में आ चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। दरअसल मैं अभी कुकर डिस्ट्रिक्ट के पास मौजूद हूं। ये वो जगह है जहां पे कि अन्नामलाई थोड़ी देर बाद वोट करने के लिए आएंगे। इसी गांव से अन्नामलाई यहां पैदा हुए और यहीं से निकलकर वो आईपीएस बने, और आईपीएस से अब पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, और एक नई दिशा, और कह सकते हैं तमिलनाडु में जहां भारतीय जनता पार्टी को नई राजनीतिक पैठ बनाने के लिए अन्नामलाई एक बड़ा चेहरा के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि
गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों से उम्मीद की जा रही है और बार बार कहा जा रहा है कि अब जल्दी आके वोट करें। अब बात करते हैं राजनीतिक विश्लेषण की कि अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके के लिए सबसे बड़ा दांव है कि उनके पास इस बार बहुत कुछ खोने के लिए एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने पेनिट्रेट किया है, अगर भारतीय जनता पार्टी को यहां सीटें आती हैं तो डीएमके को एक बड़ा धक्का लगेगा। ओके, एआईडीएमके आप मेरे साथ बने रहिए, कुमार कुंदन आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अक्कू जी, तमिलनाडु की अगर बात की जाए, जो टर्न अराउंड फैक्टर्स हैं वहां पर क्या आपको दिखाई देते हैं? इंटरेस्टिंगली इस बार के अन्नामलाई के ऊपर स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। बीजेपी का खुद का अंदर खाने ये कहना है, वो बात कर रहे हैं कि भले ही सीटों में ट्रांसलेट ना हो लेकिन वोट शेयर में होगा। के अन्नामलाई खुद कहते हैं मैं 2026 की भी लड़ाई लड़ रहा हूं। देखिए, असली में कई बार ऐसा लगता है कि कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और कुछ राज्यों में विपक्ष जो है दूसरी तरीके से तैयारी कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी जो है वो तमिलनाडु में ये जरूर है कि वो अगले विधानसभा के चुनाव की तैयारी करेगी, क्योंकि वहाँ विपक्ष का एक वैक्यूम है और उस वैक्यूम को भरने की कोशिश में है। लेकिन ये नहीं है कि उसका फोकस अभी के चुनाव में नहीं होगा। तो 24 का ये जो चुनाव लोकसभा का है इसके लिए भी फोकस है और कम से कम 5 सीटों पर उसने फोकस कर रखा है। अन्नामलाई की सीट सबसे बड़ी है। अन्नामलाई खुद एक बड़े हीरो के रूप में सामने आए हैं, संघर्ष के नायक के रूप में सामने आए हैं, प्रधानमंत्री खुद तारीफ कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास है और सबसे अच्छी बात ये थी क्योंकि जो उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, आईपीएस रहे हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने काम किया और जिस तरीके से काम किया वो अपने काम को आगे ला करके कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अन्नामलाई पे काफ़ी बड़ा दारोमदार है। अन्नामलाई जीते ना जीते, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2 गुना से ज्यादा कर ले जाते हैं तो उन पर आगे आने वाले दिनों में भी भरोसा किया जाएगा। सर, एक अपील यहां पर प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पर, एक्स पर बल्कि एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। उन्होंने ये कहा है, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन सभी सीटों के लिए मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे अपने युवा साथियों से मेरी विशेष अपील है कि वे भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। समीर, बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं। अलवर से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव से बात की है थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। जल्दी से वो बातचीत भी आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव सबसे ज्यादा है। मैं सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, अधिक से अधिक मतदान करें। अधिक से अधिक मतदान ही लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन बार बार ये कह रहा है कि पिछले 2 बार से यहाँ पे बीजेपी जीत रही है, लेकिन विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। पूरा विकास करने का हमने लोगों को कहा है। मोदी जी की गारंटी का विषय पूरा कहा है। एक सवाल और सर, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या क्या ऐसे वादे आपने किए हैं जो चाहते हैं कि जनता उसके बिना 2 महीने लड़ा है, सारे विषय करे हैं, जनता मोदी जी की गारंटी के साथ। और अब बात कर रहे हैं वोटिंग को लेकर मुजफ्फरनगर के बीजेपी उम्मीदवार क्या कह रहे हैं। संजीव बालियान की अगर बात की जाए, इस बार ऐसा लग रहा है टफ फाइट है। वहां पर कई सारे फैक्टर्स हैं। वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटों पर इस बार चुनाव हो रहा है अभी इस फेज में, और जो टफ फाइट है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, आइए देखते हैं। गौरव अग्रवाल से बातचीत में उन्होंने क्या क्या कहा। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान इस वक्त हमारे साथ हैं। आज उनकी सीट पर मतदान है। संजीव जी, मतदान शुरू होने वाला है, क्या कहना? चल रहे हैं जी, मैं भी वोट डालने जाऊंगा गाँव में, रास्ते में लोगों से मिलता हुआ जाऊंगा। सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट। कैसा चुनाव चल रहा है यहाँ पर जनता के बीच? क्या बहुत बढ़िया चुनाव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आप देखना आज का माहौल साफ बन रहा है। इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर सामने एक जाट प्रत्याशी लगता है, उसे फर्क पड़ेगा। पहली बात तो इंडिया गठबंधन ही आया है, कांग्रेस को तो मेरी एक जमाना हो चुका है, तो सपा बच गई भाई। आप गठबंधन में कुछ नहीं, और भाई किसी न किसी जाति का तो चुनाव लड़ना ही है। जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सर्व समाज चुनाव लड़ाता है, कोई जाति नहीं चाहती कभी चुनाव। विधायक भी नहीं गाँव का प्रधान नहीं बना सकती जाति, सर्व समाज से मिलकर जो भी बनता है। तो 400 पार में यहाँ से भी एक आपकी सीट से
तय है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, वो क्या चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, वो तरह तरह की बातें इसको लेकर। आपका क्या कहना है? संविधान तो हमने 370 हटाई जब भी बदला था, इसका मतलब हमारी मेजोरिटी थी। जिनके पास कहने को कुछ नहीं, जिनके पास करने को कुछ नहीं, वो जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, संविधान वही है, वही रहेगा, सबको वही सुविधाएं पहले मिलती है, आकर मिलता रहेगा। अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि 400 पार से रोकना है तो भ्रम फैलाइए, झूठ बोलिए, यही काम चल रहा है। मुद्दा क्या है जिस पर वोट पड़ेगा बीजेपी को? विकास और गरीब। अखिलेश यादव गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, उन्होंने कहा गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक उनकी हर बार हो फिर निकल जाओ, सारी आवाज़ निकल जाए, इस बार भी निकल जाए। राम मंदिर का मुद्दा इस बार यहाँ पर हर लोगों के मन में अच्छी भावनाएं, इस बात से लाड़ करते हैं, लगाव करते हैं, खुशी है।